जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीयों को चला था गिरफ्तार करने ईरान। अब भारत ने उठाया ऐसा कदम कि ईरान की हालत कर दी खराब। दोस्तों, लगातार भारत ने ईरान के 3 तेल टैंकरों को कर लिया जब्त, दिया मुंह तोड़ जवाब। कैसे खामेनेई को सिखाया अपने भारत ने सबक, सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों कि अब वो समय ही नहीं रहा कि भारत किसी के आगे झुकेगा। अब भारत हर एक एक्शन का रिएक्शन के साथ मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। दोस्तों, इस खबर से आप भी वाहवाही करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का मलेशिया दौरे पर पहुंचते ही टेंशन में आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तानी नेवी चीफ ने लगा दी दौड़। क्या हुआ फिर? तो वही भारत के डर से आज अमेरिका के साथ आनंद फानन में सीक्रेट डील करने जा रहे मोहम्मद यूनुस। चुनाव से पहले बांग्लादेश में मच गया सुनते ही बवाल। कैसा डील करेगा बांग्लादेश, वो भी अमेरिका के साथ? और कैसे इस डील के बाद बर्बाद हो जाएगा बांग्लादेश, जिसने लोगों में मचा दिया तहलका। एक फैसले से कैसे तबाह होगी पूरी कमाई। दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और ईरान के बीच दशकों से काफी मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीने में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि फिर एक बार भारत और ईरान की दोस्ती पर सवाल खड़े हो चुके हैं। फिलहाल सवाल से पहले की बात यह है कि भारत ने कैसे ईरान को जवाब दिया, वो जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, जनवरी 2026 में पता चला था कि ईरान ने भारत के 16 नाविकों को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में पता चला कि पिछले साल 8 दिसंबर को यूएई के पास एक तेल टैंकर वैलेंट रोर को ईरानी IRGC ने पीछा किया था और फिर उससे 16 भारतीय नाविकों को पकड़ लिया था। इस जहाज के कैप्टन विनोद परमार ने अपने भाई को टेलीफोन पर 8 दिसंबर को बताया था कि IRGC 18 क्रू मेंबर्स वाले उनके जहाज का तेजी से पीछा कर रही है। इसके बाद लाइन कट गई। दोस्तों, भारतीय नाविकों के परिवार वालों ने बताया कि इसके बाद ईरानी नौसेना ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की, तेल टैंकर को जब्त कर लिया और 10 क्रू मेंबर्स गायब हो गए। यह जहाज दुबई की कंपनी ग्लोरी इंटरनेशनल FZ LLC का टैंकर था, जिसका नाम वैलेंट रोर है और ये यूएई के डिब्बा पोर्ट के पास इंटरनेशनल पानी में चल रहा था जब IRGC ने इसका पीछा कर इसे पकड़ा था। जी हां, 16 भारतीयों के अलावा क्रू में श्रीलंका का एक नागरिक और बांग्लादेश का एक नागरिक शामिल था। दोस्तों, भारत ने कैसे उसी के भाषा में जवाब दिया, आपको बता दें। अब ताजा घटना पर सामने आते हैं दोस्तों, जहां भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 दिन पहले अरब सागर में एक के बाद एक ईरान से संबंधित 3 जहाजों को पकड़ लिया। इन्हें मुंबई लेकर आया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड ने अपने बयान में कहा कि यह जहाज समुद्री तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ है। ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे थे और अवैध तेल तस्करी कर रहे थे। हालांकि कोस्ट गार्ड ने अपने बयान में ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन तेल टैंकर ट्रैकिंग फर्म टैंकर ट्रैकर्स ने कहा है कि उसने तीनों जहाजों की पहचान अल जाफजिया, असफाल्ट स्टार और स्टेलर ब्रूबी के रूप में की है। इनमें से एक जहाज पर ईरानी झंडा था और इन जहाजों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। ऑयल और गैस ट्रेड को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म कपलर ने पुष्टि की है कि इन 3 जहाजों पर 2025 में अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC ने बैन लगा दिया था। इन जहाजों पर बैन वाले ईरानी तेल के ट्रांसपोर्ट में शामिल होने के आरोप थे। बैन के डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि इन जहाजों को बैन लिस्ट में उन उपायों के तहत जोड़ा गया था जिन्हें वॉशिंगटन शैडो फ्लीट कहता है, यानी ये तीनों जहाज ईरानी है और जिनके खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान से भारत बदला ले रहा है? क्या ईरान ने भारतीय नाविकों को पकड़ने की जो गुस्ताखी की थी, भारत अब उसका तगड़ा जवाब दे रहा है। ऐसे में गिरफ्तार किए गए नाविकों के परिवार वालों के हवाले से इंडिया टुडे ने 16 जनवरी की एक रिपोर्ट में कैप्टन परमार के हवाले से बताया था कि जब यह जहाज आगे टेक्निकल मदद के लिए यूएई में खोर फक्कन की ओर जा रहा था तो कैप्टन ने देखा कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, जो ईरान की आर्म्ड फोर्सेस की सबसे ताकतवर यूनिट है, उनका पीछा कर रहे हैं। यह सब तब हुआ जब टैंकर इंटरनेशनल पानी में था। उस जहाज के चीफ ऑफिसर अनिल कुमार सिंह की पत्नी गायत्री ने इंडिया टुडे से कहा कि जब 8 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने घबराकर फोन किया तो उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, यानी IRGC ने भारतीय क्रू मेंबर्स पर गोलियां भी चलाई। अब भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, ईरान को बता दिया है कि हम तुम्हारी हालत खराब कर सकते हैं और भारत से पंगा आज के समय में महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऐसे में भारत के इस जवाब का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो मेरा भारत महान कमेंट में जरूर कहिएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, उधर आपको बता दें
इस तेल टैंकरों को जब्त करने के बाद जर्मन एक्सपर्ट काफी खुश दिखाई दिए। क्या कहा उन्होंने? जर्मनी के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जर्गन नॉडिट, जो मॉर्टिमर फ्रेंचाइज यानी जीएमबीएच के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने यूरोपीय देशों को भारत के इस कदम से सीख लेने की सलाह दे दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत शैडो फ्लीट के खिलाफ युद्ध में उतर रहा है। उसने 3 बैन टैंकरों को जब्त किया है। यूरोप पिछले 4 सालों में यानी रूसी जहाजों के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन भारतीय कोस्ट गार्ड ने शनिवार को 3 टैंकरों ऑल ज़फ़्ज़िया, एस्फाल्ट स्टार और स्टेबलर रूपी को जब्त करके दिखा दिया कि वो बदला लेना जानता है। ये तीनों जहाज गैर कानूनी तरीके से तेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत हैं। ऐसे में भारत यूरोप देशों को सीख लेना चाहिए। जैसे भारत ने एक्शन लिया है, ठीक वैसे ही बाकी यूरोप देशों को भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। यानी कि दोस्तों, भारत के एक्शन के बाद जर्मनी एक्सपर्ट काफी ज्यादा खुश होते दिखाई दिए हैं। इससे तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि भारत ने कितना बेहतरीन एक्शन लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की अब बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का मलेशिया दौरे पर पहुंचते ही टेंशन में आ गया पाकिस्तान। भागा भागा दौड़ा पाकिस्तानी चीफ, लगाई पाकिस्तानी नेवी चीफ ने दौड़। जी हां, पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल नावीद अशरफ ने मलेशिया का दौरा किया। रॉयल मलेशियाई नौसेना मुख्यालय पहुंचने पर एडमिरल नवीद अशरफ का स्वागत रॉयल मलेशियाई नौसेना के प्रमुख एडमिरल डॉक्टर जुल्हैमी बिन इथनैन ने किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने रणनीतिक मामलों, क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के समाधान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के नेवी चीफ का दौरा उस समय हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मलेशिया के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रविवार को मलेशिया में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने को लेकर कई पहलुओं पर बात भी की। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो आईएसपीआर के अनुसार एडमिरल नवीद अशरफ ने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में पाकिस्तानी नौसेना की भूमिका पर बात की। विशेष रूप से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा गश्ती दल और संयुक्त समुद्री बलों बोले तो सीएमएफ में भागीदारी पर चर्चा की। इसके अलावा पाकिस्तानी नेवी चीफ ने मलेशिया के राष्ट्रीय जल विज्ञान केंद्र का भी दौरा किया, जहाँ प्रशिक्षण, डेटा शेयरिंग और पेशेवर जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तान के राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यालय के साथ सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी नौसेना ने कहा कि इस यात्रा ने पाकिस्तान मलेशिया नौसैनिक साझेदारी और भविष्य के समुद्री सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों ने नौसैनिक जुड़ाव का विस्तार करने, प्रशिक्षण और सूचना साझा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने समुद्री डकैती, आतंकवाद और सुरक्षित समुद्री संचार मार्गों को सुनिश्चित करने समेत समुद्री चुनौतियों के लिए सहयोग के महत्व पर जोर दिया। ऐसे में इस खबर को आप साफ साफ समझ सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान को यह नागवार गुजरा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी मलेशिया के दौरे पर हैं। इससे पहले भारत अपनी बात रख पाता, पाकिस्तानी नेवी चीफ दोस्तों मलेशिया पहुंच गया। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान भी मलेशिया को साधने के लिए दौरे पर पहुंच गया। दोस्तों, पाकिस्तानी नेवी चीफ ने इसी वजह से लगाई तगड़ी दौड़। तो वहीं आपको बता दें, वहीं मलेशिया में भावुक मुलाकात के बीच आईएनए दिग्गज जयराज राजा ने पीएम मोदी जी को बताया महान, कहा आपने भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जी हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी के दिग्गज जयराज राजा राव ने सोमवार को कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात को याद किया और उन्हें महान बताते हुए उनकी प्रशंसा की। जयराज राजा राव ने बातचीत में कहा कि मोदी जी ने भारत की छवि को कई क्षेत्रों में ऊंचा उठा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे के दौरान रविवार को आईएनए के दिग्गजों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इस सेना के ऐतिहासिक महत्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय डायस्पोरा के बीच इसके स्थायी प्रभाव को रेखांकित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने आईएनए के दिग्गज जयराज राजा राव से भी मुलाकात की और इसे गहन रूप से प्रेरणादायक बताया। आईएनए का ऐतिहासिक महत्व आज के मलेशिया और सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा से जुड़ा है, क्योंकि ये सेना मुख्यतः इसी क्षेत्र में संगठित और विकसित हुई थी। इसके भीतर रानी झांसी रेजिमेंट एक महिला इकाई विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिसमें कई भारतीय महिलाएं शामिल थी जिन्होंने कभी भारत नहीं देखा था, लेकिन भारतीय संस्कृति और विरासत के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखा। ऐसे में दोस्तों, इस आईएनए दिग्गज जयराज राजा ने जो भी बातें कही है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत के डर से आज अमेरिका के साथ आनन फानन में सीक्रेट डील करने जा रहे हैं क्या मोहम्मद यूनुस? चुनाव से पहले बांग्लादेश में मच गया बवाल। दोस्तों, बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 9 फरवरी को मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अमेरिका के साथ एक बड़ा समझौता करने की तैयारी कर रही है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से 3-4 दिन पहले मोहम्मद यूनुस आखिर अमेरिका से ऐसा क्या समझौता करने जा रहे हैं। जी हाँ, ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि व्यापार समझौते की शर्तें बांग्लादेश की अंतरिम
सरकार ने अपनी तरफ से तैयार कर लिया है, लेकिन उसकी शर्तों को पूरी तरीके से छिपा लिया गया है। इसीलिए ट्रेड गुप्त डील पर बांग्लादेश के कई एक्सपर्ट्स की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। दोस्तों, ढाका ट्रिब्यून ने लिखा है कि बांग्लादेश में बहस इस बात को लेकर हो रही है कि मोहम्मद यूनुस क्या कोई ऐसा लंबे समय के लिए सौदा करने जा रहे हैं जिसका असर चुनी हुई अगली सरकार पर होगा। आखिर इस डील के पीछे इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। बांग्लादेश के कई नेताओं, अर्थशास्त्रियों और बिजनेस समूहों का तर्क है कि व्यापार और वित्तीय असर वाले किसी भी समझौते को अब आने वाली सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए था। जो चुनी हुई सरकार आती वो उस चीज का डील करती या फिर अमेरिका के साथ कैसा व्यवहार रखना है अपना देखती। लेकिन मोहम्मद यूनुस जाते जाते आखिर क्यों अमेरिका के साथ इतना बड़ा डील करने वाले हैं, ये पूरे बांग्लादेश को चौंका रहा है। दोस्तों, बता दें ढाका ट्रिब्यून में एक्सपर्ट्स के हवाले से यह कहा गया है कि कोई भी बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं, खासकर जैसे टैरिफ आयात पर या खरीद पर, सालों तक नीतिगत लचीलेपन को सीमित कर सकती हैं। इसका लंबे समय तक असर होगा और नई सरकार को अपने हिसाब से आर्थिक फैसले लेने के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। जबकि देश के वाणिज्य सलाहकार एसके बशीर उद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ में और कटौती चाहता है, लेकिन उन्होंने संभावित नतीजे के बारे में बताने से इनकार कर दिया। सरकार का घोषित लक्ष्य रेडीमेड गारमेंट पर जीरो टैरिफ हासिल करना है, क्योंकि बांग्लादेश सबसे ज्यादा गारमेंट अमेरिका और यूरोप को बेचता है। बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ 20% है। वही बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स को का ये डर है कि मोहम्मद यूनुस ने अगर अमेरिका के पक्ष में कोई सौदा कर लिया तो फिर बांग्लादेश की अगली सरकार के लिए डोनाल्ड ट्रंप से फिर से डील करना काफी मुश्किल हो जाएगा और इससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए ट्रेड डील में क्या है, सरकार को इसे पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने रखना चाहिए। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, एक तरफ मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को बर्बाद करने पर तुले हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस का जो रवैया था दोस्तों भारत के प्रति, उसको तगड़ा जवाब कैसे अपने भारत ने दिया है। कैसे भारत अमेरिका की सुपर डील से बांग्लादेश नहीं बल्कि यूनुस का बांग्लादेश बर्बाद होगा और भारत के इस फैसले से तबाह हो गई पूरी कमाई। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए एक समझौते ने एशिया के व्यापारिक बाजार में तहलका मचा दिया है। ये खबर भारत के लिए जितनी बड़ी खुशी लेकर आई है, उतनी ही बड़ी मुसीबत हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए खड़ी हो गई। अमेरिका ने भारतीय कपड़ों और टेक्सटाइल उत्पादों पर लगने वाले आयात शुल्क यानी टैरिफ को घटाकर आधे से भी कम कर दिया। दोस्तों, पहले जहां भारतीय माल पर 50% टैक्स लगता था, अब वो घटकर सिर्फ 18% रह गया। व्यापार जगत के जानकारों का यह मानना है कि अमेरिका का यह एक फैसला बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि वहां की कमाई का मुख्य जरिया कपड़ा उद्योग ही है। दोस्तों, इस डील की सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब अमेरिका में भारतीय कपड़ा दूसरे देशों के मुकाबले सबसे सस्ता हो जाएगा। आंकड़ों को देखें तो नया टैरिफ सिस्टम भारत को सबसे फायदे में रखता है। अब भारतीय सामान पर 18% टैक्स लगेगा, जबकि बांग्लादेश के सामानों पर 20%, वियतनाम पर 20% और चीन पर तो 30% टैक्स है। पाकिस्तान भी 19% के साथ भारत से पीछे छूट चुका है। टेक्सटाइल मंत्रालय का साफ कहना है कि जब बड़े ग्लोबल खरीदारों को भारत से कम टैक्स पर अच्छा माल मिलेगा तो वे बांग्लादेश या चीन की तरफ क्यों देखेंगे। खरीदार अब अपनी खरीदारी की रणनीति बदलेंगे और इसका सीधा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलेगा। बांग्लादेश के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पहले ही यूरोपीय संघ के साथ भारत की डील ने उसकी नींदें उड़ा रखी थी। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, आखिर आर्मेनिया ने क्यों दिखाए भारतीय हथियार अटैक से पिनाका आकाश से मजबूत की सुरक्षा। दोस्तों, आर्मेनिया ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने नए सैन्य साजो सामान की झलक दिखाई है। इसमें भारत में बने कई आधुनिक हथियार सिस्टम शामिल है। इनमें अटैक्स तोप, ट्राजन ट्रक माउंटेड 155 मिलीमीटर हॉविजर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। भारत ने पिछले कुछ सालों में आर्मेनिया को देश में बने हथियार मुहैया करवाए हैं, जिससे आर्मेनिया की सुरक्षा और मजबूत हुई है। आर्मेनिया द्वारा दिखाया गया अटैक्स यानी एडवांस्ड टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत में विकसित 155 मिलीमीटर की आधुनिक तोप है। इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये तोप सटीक निशाने, तेज तैनाती और कठिन इलाकों में प्रभावी काम के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही ट्रोजन हॉविजर भी प्रदर्शित किया गया। यह भारत में लाइसेंस के तहत बना 155 mm ट्रक पर लगा तोप सिस्टम है। इसकी खासियत है कि तेज मूवमेंट और शूट एंड स्कूट क्षमता यानी हमला करके तुरंत जगह बदल लेना। इसे नाटो देशों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तोप प्रणालियों के बराबर माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पाकिस्तान ने अजरबैजान को बेचे जंग खाए हुए पुराने हथियार, रेंज भी है उसकी आधी, यूक्रेन सऊदी को भी ठग लिया। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल किरकिरी हो गई। पाकिस्तान के हथियारों को लेकर आई नई रिपोर्टों ने उनसे खरीदारी करने वाले कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इन रिपोर्टों में पाकिस्तान द्वारा बेचे गए गोला बारूद की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठ गए। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अजरबैजान को जो गोला बारूद और तोप के गोलों की सप्लाई की थी, उसका एक बड़ा हिस्सा दशकों पुराना लग रहा है। ऐसे में अब इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान से नए हथियार लेने की तैयारी कर रहे देश सोचने पर मजबूर हैं।
दरअसल मुस्लिम बहुल अजरबैजान का काफी वक्त से अपने पड़ोसी देश आर्मेनिया के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे में वो तुर्की और अपने खास दोस्त पाकिस्तान से हथियारों की खरीदारी करता है। ऐसे में कई जानकारों का यह कहना है कि पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों में कुछ पुराने होने के साफ संकेत दिखाई दिए हैं, जिनमें जंग लगना, प्रोपेलेंट लोड में कमी और गलत माप जैसी समस्याएं सामने आई हैं। पाकिस्तान ने अजरबैजान को जो तोप के गोलों की जो सप्लाई की है, वहां स्थिति और ज्यादा खराब है। दोनों देशों के बीच वॉर को लेकर मिले फीडबैक से पता चला है कि पाकिस्तानी तोप के गोलों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने तोप के गोलों की जो रेंज बताई वो जंग के मैदान में सिर्फ 40 से 60% ही हासिल कर पा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में अजरबैजान इकलौता देश नहीं है दोस्तों जहां पाकिस्तान के हथियारों की पोल खुली हो। इसके पहले यूक्रेन भी पाकिस्तानी हथियार खरीद कर पछता रहा है, अपना माथा पीट रहा है। जी हां, शुरुआती रूसी हमले के दौरान यूक्रेन की सेना ने M777 होवित्जर तोप के लिए पाकिस्तान में बने 155 mm के गोले खरीदे थे। इन गोलों के समय से पहले विस्फोट होने की शिकायतें सामने आई, जिससे तोपें खराब हो गई। एक समय में सऊदी अरबिया भी पाकिस्तान के गोला बारूद और तोप के गोलों पर बहुत ज्यादा डिपेंड था। अब वो भारत से गोला बारूद खरीद रहा है। जी हाँ, और भारत से गोला खरीदने के बाद काफी खुश दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ आर्मेनिया भारत से हथियार खरीद रहा है, दूसरी तरफ अजरबैजान पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है और पाकिस्तान का हथियार अजरबैजान के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अजरबैजान अपना ही माथा पीटता नजर आ रहा है। ऐसे में जिन जिन देशों ने भारत से हथियार खरीदे हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान से खरीदने वाले आज अपना माथा और गाल पीटते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगी हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।